नासिक गोदावरी किनारे बसा एक शहर जहां तीर्थ यात्री पाप धोने आते हैं, जहां कुंभ लगता है, जहां मोक्ष हवा में घुलती है। पर इसी शहर में एक दफ्तर है और यहाँ एक ऐसी कहानी 4 साल से लिखी जा रही थी जिसके पाप की व्याख्या करके आपको घिन आएगी। एफआईआर पढ़कर मन में कोफ्त होगा। आप खुद से सवाल करेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी में 4 साल से ये हो कैसे रहा था। ये कहानी मुंबई से 180 किलोमीटर दूर बसे नासिक के टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ की है। उसके 147 कर्मचारी की है। 18 से 25 साल की उम्र की लड़कियों की है। ये उम्र होता है जब आदमी दुनिया को पहली बार सपने की नजर से देखता है, अपने भविष्य को उजाला करने की खोज में निकलता है। लेकिन क्या हो, जिस दफ्तर को वो मंदिर का दर्जा दे रहा है, वहां उसकी दोपहरें बोझिल हो जाएं, डरावनी हो जाए। आज टीसीएस के चर्चित मामले की पूरी कहानी आपको बताएंगे, जो एक रोजे से शुरू हुई और कोर्ट तक पहुंच गई। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। फरवरी 2026, नासिक सिटी पुलिस के पास एक स्थानीय राजनीतिक दल का कार्यकर्ता आया। शिकायत बताई, कहा कि टीसीएस के बीपीओ में काम करने वाली एक हिंदू लड़की रमजान के रोजे रख रही है। पुलिस उस लड़की के माँ बाप के पास गई। पता चला बेटी को घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। वो दफ्तर नहीं जाती क्योंकि दफ्तर में किसी के कहने पर वो रोजा रखने लगी थी। हिंदू होते हुए इस्लामी तरीके से जीने लगी थी। माँ बाप के लिए ये अटपटा था, बोझिल था। पुलिस को दाल में काला लगा और तब पुलिस ने जो किया वो हिंदुस्तानी जासूसी का एक पुराना और चतुर दाव था। अपने कांस्टेबल को टीसीएस बीपीओ में हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर भेज दिया। कुछ हफ्ते वो वहां काम करते रहे, आंखें खुली रखी, हर बातें सुनी, हर चेहरा पढ़ा। फिर जो सामने आया वो महज एक शिकायत भर नहीं थी, एक पूरी इबारत थी जो 2022 से लिखी जा रही थी। पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की दानिश शेख के नाम, जो एक 20 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था, ये कहकर कि वो उससे प्रेम करता है और शादी भी करेगा। लेकिन तभी उस लड़की के सामने एक फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, मैं दानिश शेख की बीवी बोल रही हूँ। दानिश के प्रेम में डूबी उस लड़की की दुनिया हिल जाती है। लेकिन तभी एक और बात उसे पता चलती है, दानिश के 2 बच्चे भी हैं। अब ये मामला रेप का हो जाता है, क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक अगर शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाया गया है तो उसे बलात्कार कहा जाएगा। और इसी आधार पर हुआ पहला मुकदमा। साथ में एक और धारा जोड़ी गई, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की। लेकिन यहां दानिश अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका दोस्त तौसिफ अत्तार। पुलिस ने तौसिफ का फोन खंगाला तो एक तस्वीर मिली, एक हिंदू व्यक्ति जो कि मुसलमान के वेशभूषा में था। वहां से एक और धागा खींचा। एसआईटी के प्रमुख एसीपी संदीप मिटके ने बताया कि तौसिफ करीब 2 साल पहले किसी धार्मिक यात्रा से लौटा था। लौटकर वो खुद बहुत धार्मिक हो गया। उसने दूसरे आरोपियों को प्रभावित किया और अपने आसपास के लोगों को भी। एक पीड़िता ने बताया कि मई 2025 में वो सोमवार का व्रत रख रही थी। उसकी मेज पर भगवान महादेव की मूर्ति थी। तब तौसिफ ने उस मूर्ति को देखकर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी की। दूसरी पीड़िता जनवरी 2025 में टीसीएस से जुड़ी। शाहरुख कुरैशी उसे ट्रेनिंग दे रहे थे, पर ट्रेनिंग सौंप दी अपने दोस्त शफी शेख को। शफी ने काम की जगह उसकी निजी जिंदगी खंगाली। माँ की बीमारी, आने जाने का वक्त, घर परिवार। उस लड़की ने कहा कि मैंने मना किया, पर वो बाज नहीं आया। अगस्त 2025 में कैंटीन में शफी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो लड़की डरकर अपनी सीट पर लौट आई और रोने लगी। धीरे धीरे इस पूरे घटना की और कड़ियां खुलने लगी। कई सारी लड़कियां सामने आने लगीं और ज्यादातर ने हरासमेंट की बात कही। और 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कुल 9 एफआईआर दर्ज हुए। शफी शेख, आसिफ अंसारी, तौसिफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, दानिश शेख, अश्विनी और एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, निदा खान। कुछ पर धर्म प्रभावित करने का आरोप लगा, कुछ पर छेड़छानी, अश्लील टिप्पणियां, गंदा टच। अब साहब, किसी कहानी में जब एक किरदार हर तरफ से घिर जाए, पुलिस की तरफ से, अदालत की तरफ से, मीडिया की तरफ से और अब खुद अपनी कंपनी की तरफ से भी, तो वो किरदार या तो खलनायक होता है या फिर बलि का बकरा। निदा खान के मामले में सच क्या है ये तय करने का काम अदालत का है, पर जो तथ्य सामने आए हैं वो पढ़ने लायक जरूर हैं। 9 अप्रैल 2026 टीसीएस ने एक सस्पेंशन लेटर जारी किया। उस कागज में निदा खान का पद लिखा था प्रोसेस एसोसिएट, एचआर मैनेजर नहीं, जैसा कि दावा किया गया। ये एक छोटा सा फर्क नहीं था, बल्कि ये पूरी कहानी की धुरी बदल देने वाली बात थी। टीसीएस ने साफ कहा कि निदा खान कंपनी में किसी नेतृत्व की भूमिका में नहीं थी, ना उनके पास रिक्रूटमेंट का कोई अधिकार था।
वो सेल्स टीम में टेलीकॉलर थीं। जब पुलिस कह रही थी निदा खान फरार है, तब उनके परिवार ने कुछ और बताया। उनके मामा ने बताया कि निदा ने 2025 में शादी की, मुंबई में मलाड में पति के साथ रहने लगी। वो नासिक से काम नहीं करती थी, मलाड के टीसीएस दफ्तर से काम करती थी। उनके वकील ने बताया कि वो गर्भवती हैं, अपने परिवार के साथ हैं, फरार नहीं है। ये उनका पहला बच्चा होने वाला है। एसआईटी अभी 78 ईमेल, चैट रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाल रही है, लेकिन एक सबसे पेचीदा मोड़ भी है। टीसीएस ने खुद अपने बयान में कहा कि उनके सिस्टम में इस बीपीओ यूनिट से एथिक्स चैनल या पॉश चैनल पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। यानी दो संभावनाएं हैं, या तो पीड़िताओं ने ऑफिशियल चैनल पर शिकायत नहीं की, जो अपने आप में कंपनी की पूरी ग्रेवियंस सिस्टम की विफलता है, या फिर शिकायतें हुई और कहीं दब गईं। इसका जवाब ढूंढना अब जांच का केंद्र है। टीसीएस के सीईओ के कृतिनिवासन ने बताया कि कंपनी ने डेलॉयट और लॉ फर्म ट्राइलेगल को स्वतंत्र सलाहकार नियुक्त किया है। जांच का नेतृत्व सीईओ आरती सुब्रमण्यम कर रही हैं। उनकी फाइंडिंग्स एक ओवरसाइट कमेटी के सामने रखी जाएंगी, जिसकी अध्यक्षता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मिस्त्री करेंगे। यानी टाटा ने मामले को भीतरी दायरे से निकालकर बाहरी आंखों के सामने रखने की कोशिश की है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इन आरोपों को पीड़ादायक बताया। कहा कि इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति बरती जाएगी और जांच होगी। पर जो 4 साल बीते 2022 से 2026 तक, उनका जवाब, उनका बयान कुछ नहीं। शिकायत के बाद भी एक डांट तक नहीं लगाई गई किसी आरोपी को, जैसा पीड़ित पक्ष का दावा है। लेकिन आरोपी पक्ष का क्या पक्ष है, उस पर आते हैं। आरोपियों के वकील हैं बाबा सैयद और राहुल कासलीवाल। इनका कहना है कि उनके जो लोग हैं उन पर लगाए गए आरोप बेहद कमजोर हैं। वकील सैयद ने कहा कि ईद पर गैर मुस्लिम दोस्त भी शेरवानी पहनकर आते हैं, तो क्या उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है? कुछ एफआईआर में तो ऐसी बातें लिखी गई, किसी ने साड़ी में तारीफ की, किसी ने घर परिवार के बारे में पूछा। धर्म पर चर्चा करना और धर्म बदलने के लिए मजबूर करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ जो सामने आती है वो है व्हाट्सएप चैट। 2 व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि साहब, एक में ये बातें होती थी कि कैसे उनकी चीज़ों को बताया जाए, कैसे आप लड़कियों से बात करेंगे, और अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद दूसरा व्हाट्सएप चैट था जिसमें ये सारी चीज़ें आती थीं कि आप कानूनी तरीके से कैसे बच सकते हैं। ये भी अब पुलिस फाइंडिंग्स में आ रही है। अब एसीपी संदीप मिटके ने जवाब दिया है कि हमने कोई संगठित साजिश नहीं पाई है। तौसीफ की अपनी धार्मिक जोश थी और उस जोश ने दूसरे को भी जकड़ा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें मांग है कि धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को संगठित आरोप घोषित किया जाए, और इसमें नासिक बीपीओ मामले का विशेष उल्लेख है। याचिका के दावे अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, पर लकीर खिंच गई है एक दफ्तर की कहानी जो अब देश के सबसे बड़े न्यायालय तक पहुंच चुकी है। निदा खान के वकील नासिक सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल कर रहे हैं। सीजीएम रूपाली के समक्ष इनकी सुनवाई होगी। बाकी 7 गिरफ्तार आरोपियों की जमानत अर्जियां भी तैयार हो रही हैं। रजा मेमन और शफी शेख पुलिस कस्टडी में हैं, बाकी न्यायिक हिरासत में। 18 साल से 25 साल की वो लड़कियां जिनकी नौकरी भी अधर में है, जिनका भविष्य भी अधर में है, उनके लिए ना कोई बयान काफ़ी है, ना कोई जीरो टॉलरेंस की नीति, क्योंकि उनके साथ जो घटा वो घिनौना है, गलत है। लेकिन सच अदालत तय करेगा। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे घटने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। कैमरे के पीछे ऋषि हैं, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।